हेलो एवरीवन। जैसे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी ऑलरेडी चली रही होगी, आज इस वीडियो में हम लोग मॉक एनालिसिस कैसे किया जाए इस पर डिस्कशन करेंगे। और सेकंड फेज़ में हम लोग बात करेंगे जो आईपीमेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अगर अभी से ठीक से स्टार्ट नहीं करी है तो सर हम पढ़ें कैसे, और इसके बारे में ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दूंगा। ये सेकंड हाफ में होगा। फर्स्ट हाफ में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक एनालिसिस कैसे करें उन स्टूडेंट को टारगेट करते हुए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और अब वो इस फेज़ में है कि मॉक भी दे रहे हैं। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, बट ये स्ट्रेटजी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। समझते हैं सबसे पहले कि मॉक एनालिसिस हम कैसे दें, ठीक है, कैसे करें। तो मॉक एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हम पढ़ चुके हैं ये एक्सपेक्टेड है कि जब से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है एंड जो 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 मंथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब वो इस कंडीशन में आ चुके हैं कि उनके मॉक स्टार्ट हो चुके होंगे और वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे होंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके मार्क्स इंप्रूव करने में। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, एक एक करके समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैं बताने वाला हूँ, मात्र 3 पॉइंट बताऊंगा जिसके अराउंड आप अगर सिंसियर तरीके से एनालाइज करोगे अपने आप को तो आपको डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो 3 स्टेप्स हैं बेसिक अगर मॉक एनालिसिस की बात करें, ठीक है ना। मॉक एनालिसिस जब भी आप करोगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको एक मॉक एनालिसिस कॉपी बनानी है या मॉक एनालिसिस डायरी बनानी है। वो क्या उसमें करेंगे, हम उसमें अपने हर एक मॉक के रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो मेजर हमारी मिस्टेक्स हैं उनको, जो हमने बहुत अच्छा किया, किन कारण से अच्छा किया, हम उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में, डिटेल्स बहुत नहीं भरनी है डायरी को, बहुत शॉर्ट पॉइंट में हम उन सब चीज़ों को लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एक आपका काम क्या करना है, आपको मॉक एनालिसिस कॉपी या मॉक एनालिसिस डायरी आपको बनानी है। दूसरी बात कि जब हम मॉक एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले मॉक दिया, ठीक है ना। अब मॉक देने के बाद की जो प्रोसेस है दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। इस बीच में मैं आप सभी उन स्टूडेंट को बता दूं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू मॉक एनालिसिस देन आपको मॉक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रांगली सजेस्टेड है मेरी तरफ से। इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न है क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जब आप मॉक एनालिसिस करने का टाइम निकाल पाएँ देन ओनली आपको पर्टिकुलर एग्जाम का मॉक लिखना चाहिए, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। जस्ट वो एक आत्मसंतुष्टि के लिए होता है कि हमने मॉक दे दिया, बट उसका मॉक देने का जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं होता है। वो फुलफिल तभी होता है जब आप मॉक एनालिसिस प्रॉपरली करते हैं। मॉक एनालिसिस अभी आप लोग करते होंगे सरफेस लेवल पे, बट एक्चुअल करना क्या होता है उस चीज़ को ध्यान से सुने। पहला पॉइंट है कि एनालाइज रॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने मॉक देने के बाद, देखो मॉक हमने जब दिया तो हमने क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे, हमसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे, ठीक है ना। मॉक ड्यूरेशन के बीच में ये दो काम होते हैं। जब हम अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस हैं उनमें से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं और थोड़े बहुत रॉन्ग भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मॉक एनालिसिस में पहली स्टेप ये होती है, जो रॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं आपके मॉक देते टाइम उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो और ये पता करो कि रीज़न क्या था मॉक में जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उनका। उसको मॉक एनालिसिस डायरी में आपको नोट भी करना है। भाई कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो गलत किस कारण से है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, सिली मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, रीडिंग मिस्टेक हुआ है कि हमने कुछ पढ़ा कुछ समझ लिया, मतलब मिस्टेक किस टाइप का है कॉपी में उस चीज़ को लिखो। होता क्या है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक हैबिट होता है कि वो सिमिलर टाइप की मिस्टेक जनरली करता है ना। जब तक उसको नोटिस करके आप इंप्रूव नहीं करोगे वो मिस्टेक होती चली जाएंगी। सो इस फेज में, इस फर्स्ट फेज में आपको ध्यान भी रखना है। पहली बात तो यहाँ लिखना है, दूसरी बात मॉक एनालिसिस डायरी में भी जरूर लिखना है। और डायरी को आप मॉक देने से पहले, नेक्स्ट मॉक देने से पहले जरूर पढ़ के जाया करें कि हमारी कॉमन मिस्टेक क्या है। क्योंकि होता क्या है, हम जब नेक्स्ट मॉक लिख रहे होंगे तो हमारी पुरानी हम जो मिस्टेक्स हैं उनको ध्यान रखेंगे तो वो कम हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है कुछ, हो सकता है क्या, होती ही है, नई नई मिस्टेक्स जनरेट होती हैं, नई नई मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, तो हम उनका ध्यान रखें। फिर मतलब वो एक साइकिल है कि नेक्स्ट मॉक एनालिसिस में हम उनको नोटिस करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे थर्ड मॉक के लिए, ठीक है ना। तो ये पहली बात हो गई कि हमें एनालाइज करना है जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उनको। सेकंड थिंग इज कि जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे या नहीं कर पाए थे मॉक देते टाइम, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ड्यूरिंग द मॉक एनालिसिस। मतलब लेट्स से
100 क्वेश्चन हैं आईपीमेट इंदौर की अगर मैं बात करूं, तो उनमें से आपने हो सकता है कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हों, 30 छूट गए हों, या 80 अटेम्प्ट कर लिए हों, 20 छूट गए हों, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं ना, उन क्वेश्चंस को देखो। अगेन मॉक एनालिसिस डायरी में उनका रीजन जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन छूटा क्यों अक्रॉस ऑल द सेक्शंस, कि ये हम छोड़े थे, हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ था, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग हमारा नहीं है ये टॉपिक, इस क्वेश्चन से जो, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस टॉपिक को और इम्प्रूव करो, ठीक है ना, जिससे कि नेक्स्ट मॉक में हम उस टॉपिक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। बहुत सारा सिलेबस बचा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट हम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे कि अभी हाल फिलहाल कोई एक टॉपिक ऐसा पकड़ो जिसको हम नेक्स्ट मॉक में अटेम्प्ट करेंगे, अभी नहीं कर पाए थे लेकिन नेक्स्ट में अटेम्प्ट भी करेंगे और करेक्ट भी करेंगे, हमें इस टाइप से आगे बढ़ना है। तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड फेज, जो क्वेश्चन मॉक देते टाइम हमसे छूट गए थे, हमने छोड़ दिए थे, उनको मॉक एनालिसिस में एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से मॉक में सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन देख के सॉल्व करने की कोशिश करो ये बनने चाहिए। एंड मॉक एनालिसिस में उसका पॉइंट जाना चाहिए क्यों नहीं कर पाए थे, क्यों छोड़ दिए थे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जनरली बच्चे नहीं करते हैं, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई ये आपको होना चाहिए, करना चाहिए। क्या करना है, मॉक देते टाइम मैंने दो चीजें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उनमें सही होते हैं, कुछ रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन सही होते हैं उनको दोबारा से सॉल्व करना है, दिस इज कंपल्सरी, है ना। सॉल्व द क्वेश्चंस दैट वर करेक्टली आंसर्ड ड्यूरिंग मॉक, ठीक है ना। तो सर ऐसा करना क्यों है, सीधी सी बात है, जैसे मैथ्स है, अब मैथ्स में आपने मॉक देते टाइम सॉल्व किया क्वेश्चन, मॉक के टाइम में हो सकता है वो सही हो गया, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर आपने उस क्वेश्चन को दूसरी बार अटेम्प्ट किया, हो सकता है आपके दिमाग में मॉक एनालिसिस के टाइम पे एक ऐसी मेथड क्लिक कर जाए जो एक और अच्छी मेथड हो। अगर नहीं कर भी रही है तो भी कोई बात नहीं है, सॉर्ट एक तरीके से वो क्वेश्चन हमारा दोबारा से रिवाइज हो रहा है। मॉक का क्वेश्चन कोई ऐसा वैसा तो होता नहीं है, हर क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखा जाता है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिवाइज हमारा हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो रहा है। तो इसके कई सारे पर्पज हैं, जो थर्ड पॉइंट है, इसलिए आपको करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो मॉक एनालिसिस में कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे उनको आइडेंटिफाई करो, उनको डिटेल एनालिसिस करो, उनको चेक करो, ठीक है ना। सेकंड, जो क्वेश्चन तो मॉक ड्यूरेशन में अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, छूट गए थे, उनको एनालाइज करना है, उनको लर्न करना है। तीसरा, जो मॉक के टाइम पे आपके क्वेश्चन सही हो गए थे उनको, हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व अगेन, ठीक है ना। ये आपके 3 मॉक एनालिसिस के प्रोसेस हैं। मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप करें, और एक ही मॉक में आप अपने कम से कम 5 to 7 10 मार्क्स तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से अगर करेंगे तो ये फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि सर हम तो अभी उस कंडीशन में हैं कि हमने भैया मॉक देने की तो दूर है, अभी तो हमारा ठीक से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम तो अभी अभी स्टार्ट किए हुए हैं, हम तो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किए हैं, सर मॉक वक्त तो हम बाद में देंगे, हमारे लिए क्या बोल रहे हो आप। तो सीधी सी बात है कि भैया प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये वाली बात भी यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं। इवन जो बच्चे मॉक भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ जरूरी है। प्रिपरेशन करने में भी 3 फेज होते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो होता है नो द सिलेबस, ठीक है ना। नो द सिलेबस, जो आप एग्जाम लिख रहे हैं उसका सिलेबस आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आपको सिलेबस पता है तो हर एक सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए आपकी। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, आईपीमेट की बात करें तो अरिथमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, हायर मैथ्स में क्या क्या आ रहे हैं, मतलब वो आपको पता होना चाहिए आपकी एग्जाम का। आईपीमेट रोहतक लिख रहे हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए, जिपमेट लिख रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए, अदर जो एग्जाम और न्यू आ चुके हैं उनका पता होना चाहिए। इवन हम ये वाली बात उन स्टूडेंट्स को फोकस करके भी बात कर रहे हैं जो IIM बैंगलोर का यूजी प्रोग्राम जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनको फोकस करके भी बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहली बात कि हमें वो टॉपिक्स अलग अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक अलग लिस्ट कर लेने हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं, है ना। जो टॉपिक्स हमें ऑलरेडी आते हैं कॉन्सेप्चुअल, हम उनमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हमने प्रैक्टिस भी उनकी ठीक ठाक कर रखी है, आते हैं मतलब
क्वेश्चन आएगा मैं बना लूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो टॉपिक आते हैं, मतलब तुम्हें जो टॉपिक आते हैं, कोई क्वेश्चन आ गया मॉक में तो तुम बना लेते हो, उन टॉपिक की बात कर रहे हैं, उनको अलग लिस्ट कर लो। तो एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे एलआर हो, बेंगलोर की बात करें तो चाहे वो जीके हो, उनके बारे में भाई आपको ये पता है कि इतना कवर तो हमारा हो चुका है, तो एक सुकून की सांस भी लोगे भाई, ठीक है, ओके। दूसरा कि जो टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं हमें, जो लर्न करने हैं अभी अक्रॉस ऑल द सेक्शंस, ठीक है ना, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट भी आप बना लो, जिससे कि टारगेट रहेगा कि यार नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा हमें खत्म करने को अक्रॉस ऑल द सेक्शन में। जैसे मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, एलआर की बात करूं, तो हर एक सेक्शन में से जो अभी पढ़ने हैं उनकी सबकी लिस्ट तुम्हें अलग सेपरेट तैयार होनी चाहिए कि भाई, और वीकली प्लान करो कि यार इस वीक में ये टॉपिक या ये टॉपिक हम पढ़ लेंगे। टारगेट रखोगे तो प्रिपरेशन होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो टारगेट्स करो इस टाइप से, एक टाइम के बाद ये टॉपिक हो जाएगा, फिर टारगेट शिफ्ट होकर नेक्स्ट पे आ जाएगा, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें कि जो टॉपिक तुम्हें आते हैं और जो टॉपिक अभी तुम्हें पढ़ने हैं, इनकी क्लियरली अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स लिस्ट सेपरेट करके रखो और उसके अकॉर्डिंग टारगेट बना के प्रिपरेशन करो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन। जो बच्चा रिवीजन जितना अच्छा कर लेता है, उसका सिलेक्शन का चांसेस, उसकी रैंक इंप्रूव होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ध्यान रखना है इस बात का। रिवीजन स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे वो एलआर हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, रिवीजन तो मस्ट है, ठीक है ना। तो रिवीजन कैसे करें, अब बात ही हो जाती है। तो ध्यान रखना, आप हर दिन कुछ ना कुछ नए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हर दिन आपको रिवाइज भी करनी है चीजें। तो जो भी आप स्टडी प्लान कर रहे हैं, लेट्स से आपने 6 आवर्स पढ़ने का प्लान बनाया है, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 40-50% टाइम आपका रिवीजन का होना चाहिए। आई स्ट्रांगली सजेस्ट, मतलब आप कम से कम ये मान के चलो कि 3-3.5 घंटे तो बिल्कुल डेडिकेट करोगे कि तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। इतना अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट किए हैं तो उनका रिवीजन का 1-2 घंटे कर लो, बाकी के 4 से 5 घंटे तुम्हारा न्यू थिंग्स लर्न करने का कर लो। लेकिन जिनका सिलेबस एक लेवल तक कवर हो चुका है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि कम से कम 50% टाइम डेडिकेट करो, जितना भी दे रहे हैं। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग आधा घंटे 5 आवर्स तुम रिवीजन करो, एंड रिमेनिंग 5 आवर्स में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट न्यू लर्न करो, ठीक है ना। तो इस टाइप से होना चाहिए रिवीजन। अब करना कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलआर की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, तो जिनके 3-4-5 टॉपिक कवर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका नया टॉपिक पढ़ रहे होगे आप, तो उसको लर्न करने में टाइम दो। और जो ऑलरेडी 5-6 टॉपिक पढ़ चुके हो, हर एक टॉपिक का एक साथ कुछ क्वेश्चन लो, 5-5, 7-7, 4-4, 5-5 क्वेश्चन ले लो, कम से कम इतना 4-4, 6-6 क्वेश्चन कम से कम हर टॉपिक से ले लो और उनको रिवाइज करो। ऐसे आधा 1 घंटे का अपना सब्जेक्ट वाइज ऐसा एक पैकेज बना लो कि भाई इतना तो हमें रिवाइज करनी है, जिससे कि हर टॉपिक जितना तुमने पढ़ लिया है वो तुम्हारा एक रेगुलर रिवीजन में आता रहे। रिवीजन होता रहेगा, रिवीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों वहां से बढ़ेंगी। बहुत सारे लोग मॉक में नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, बट मेरा ये मानना है कि मॉक में नंबर बढ़ाए नहीं जाते हैं, मॉक में नंबर अपने आप बढ़ते हैं। कब, जब आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होता है ना। बार बार जब चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, अटेम्प्ट बढ़ाना नहीं पड़ेगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड थोड़ा सा सिंसियर होकर करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखोगे, तो आपका एक्यूरेसी भी बना रहेगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी पैरेलल लेके जानी है, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ा देनी है जिससे कि एक्यूरेसी गिर जाए, और एक्यूरेसी के चक्कर में ही अकेले नहीं पड़े रहना है, हमें अटेम्प्ट भी बढ़ानी है, बिकॉज हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको लगे कि सर इस पे वीडियो लाना है, आप कमेंट के नीचे अपनी रिक्वायरमेंट डाल दो, आई ट्राई माई बेस्ट, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा। साथ साथ में आई एम बैंगलोर की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिंसियर तरीके से करें। आई एम बैंगलोर के अराउंड भी इंफॉर्मेशन जल्दी ही मैं पोर्टल पे डालने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड विद लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। थैंक यू।